हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपीएससी पीएफओ के प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज़ और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनका बेसिक समझेंगे। तो इसमें हम अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली होती क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली अगर हम बात करें कि आपने कैपिटल बनाने के लिए, मतलब आपने एसेट्स बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बनानी है, मतलब कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, कोई मशीनरी बनानी है, तो उसमें जो भी आपको लगेगी कैपिटल एक्विजिशन के लिए वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आपको उसको अपग्रेड करना है, उसमें कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इक्विपमेंट्स लगाने हैं, तो वो सारा उसमें जो इम्प्रूवमेंट आप करोगे वो भी आपका इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उसमें कोई भी आपको ऐसी कोई मेजर रिपेयर्स करना है, मेंटेनेंस करना है जिससे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये नहीं कि आपने अपनी बिल्डिंग में से एक प्लास्टर करा दिया, छोटा मोटा रिपेयर करा दिया, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। तो मेजर जो आपके मेंटेनेंस और रिपेयर्स होते हैं उसको हम, जैसे आपने ऐसा कोई मेंटेनेंस का काम किया जिससे आप प्रॉपर्टी की वैल्यू को इन्हांस कर रहे हो, आपने उसकी स्पेस को बढ़ा दिया, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। तो ये तीन तरह के आप इसमें अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ना हम इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। तो सबसे पहले आपका इसमें जो ए ऑप्शन है, वेजेस पेड टू द स्टाफ और रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, तो क्या इससे कैपिटल बनेगी जो आप वेजेस पे कर रहे हो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, मैंने कहा था वाइट वॉशिंग वगैरह, इससे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड मशीन। अगर आप न्यू मशीन परचेज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका कैपिटल बनेगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। बात करता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट डिक्टेट्स एंटिसिपेट्स नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस इज नोन एज दी। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। इसकी में हम बेसिकली इसको समझने के लिए हमें पहले 4 कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जो कि ये चारों कॉन्सेप्ट्स जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले हम चारों को समझते हैं, फिर हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि आपको जो भी आपको मेथड एक सेलेक्ट करना है, सपोज आपने किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन करना है, तो आपको हर साल एक ही मेथड को चूज़ करना होगा। तभी ये नहीं आप इस बार कोई और मेथड चूज़ कर रहे हो, अगले साल आप कोई और मेथड अपनी जीडीपी को काउंट करने के लिए कर रहे हो, तो आपको जो भी एक मेथड चूज़ करना है तो वो आपको सिमिलर रखना होगा। तो तभी आप एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको आप करोगे। तो उसको जब आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आज आपने एक ए मेथड यूज़ किया है अपनी देश की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, तो आपको अगले साल भी वही यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आप फिर कंपेयर कर सकते हो कि हाँ दोनों ईयर्स में क्या डिफरेंस आया। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट, जो कि बात करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आपको अपनी कैपिटल को जो इन्हांस करने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। मतलब फंड्स यूज्ड बाय द कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड, मेंटेन फिजिकल एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ा था वही सारी चीज़ें आप इसमें करोगे, तो उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो नाउ अब मूव करते हैं। अपना जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है प्रूडेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी ऑनेस्ट यूपीएससी को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से बहुत प्यार है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलमोस्ट हमेशा हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया जाता है, घुमा फिरा के आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी, अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो आपको आज ही उसको अपने अकाउंट्स में लिखना है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको कोई एंटिसिपेटेड लॉस जो है आपको इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है, और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हमें नहीं लिखना है। इसी को हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो व्हेन इन डाउट, अगर आपको डाउट हो रहा है तो रिकॉग्नाइज, तो इसमें आप अगर देखोगे कि अगर आपको डाउट है तो
आपको व्हेन इन डाउट रिकॉग्नाइज लॉस इमीडिएटली बट डेफर गेन्स। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जो हमें एंटिसिपेटेड लॉस है वो हम उसको ज़रूर उसको हम लिखेंगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट वन, जो बात करता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई या फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको लगता है आप एजम्पशन मानोगे कि हाँ मेरा ये बिजनेस जो है कि मेरे आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स में भी काम आएगा। ठीक है, आप ये सोचते हो, आप ये नहीं सोचोगे ना आप कि नहीं मेरा आज ही बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1 महीने बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। आप ऐसा नहीं सोचते ना, मतलब आप ये सोच के चलते हो कि हाँ ये मेरा जो है आगे चलता रहेगा, गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ठीक है, एजम्पशन दैट अ कंपनी विल कंटिन्यू इंडेफिनिटली, तो इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम शॉर्ट में इतना ही समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो अब हम इसी के ऊपर हमारा जो क्वेश्चन था हम वो बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट डिक्टेट्स एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस इज नॉन फंड। तो मैंने आपको कहा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रूडेंस। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। तो अब आपको आने वाले में देखो आपको जो कॉन्सेप्ट से हम पढ़ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होगी। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, इवन मैं भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा रही हूँ तो आपको इट विल बी क्लियर फॉर यू। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंट्री इज यूज टू ट्रीट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने ट्रीट करना है तो हम किस उसमें करेंगे, कौन से अकाउंटिंग में करेंगे, तो हम इसको करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है सिमिलर नेचर का, इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कमर्शियल एंटाइटी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसमें कौन सा उसमें आपको इंक्लूड करोगे, तो इसके लिए हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली ही हम उसको क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्नाइजेशन गोल का इन इंडियाज 5 ईयर प्लान। इसमें से हमने बेसिकली इसमें हमने बताना कि सारे हमें दिए हुए हैं तो हमें कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है, हमें नॉट वाला बताना है, बेसिकली एक्सेप्ट करके बताना है हमें कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एक्सेप्ट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली इंडिया के 5 ईयर प्लान का पार्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स। ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना हमारा इंपोर्ट कम हो, तो हमारा जो पैसे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे हमारी, तो हम इंडिया के हम मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी पार्ट होगा। अचीविंग अ चेंज इन द सोशल आउटलुक ऑफ द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा जो एक सोशल आउटलुक है वो चेंज होगा, उसमें एक अचीव हम करें। ठीक है, और अडॉप्टिंग अ मॉडर्नाइजेशन कंजप्शन पैटर्न फॉर ऑल सिटीजन। देखो जब ऐसे जहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जहाँ पर ये ऑल वाले वर्ड्स आ जाते हैं ना, या फिर एवरीथिंग, ये वाली चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी सी जो स्टेटमेंट्स होती हैं गलत होती हैं, तो इसमें आपका डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग आरबीआई। आपको पता होगा आरबीआई इज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट रिजॉर्ट का बैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इट्स अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर बैंक को कभी लोन चाहिए तो वो आरबीआई से ही लेता है। तो आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं अपने, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो आपको पहले आपको समझना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिसमें आपकी पॉलिसी से आपका नहीं सुना होगा रेपो रेट, मतलब रेपो रेट से आप डिपेंड करते हो कि आपको लोन बैंक को लोन चाहिए होगा तो बैंक लोन किससे लेगा, आरबीआई से। तो जब आरबीआई से बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो आगे वो अपने कस्टमर्स को भी महंगा देगा। ठीक है, तो ऐसे इसी टाइप से आपके सारी ये पॉलिसीज चलती है। तो जो क्वांटिटी जो आपका लोन सस्ता या महंगा होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, आपका एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और बैंक रेट, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं रिजर्व रेशोज़ पे, जिसमें आपका सीआरआर आ जाता है, एमएसएस आ जाता है, और फिर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है कि आपको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो। अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को
बैंक से क्या होगा, आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी तो उसको बैंक को क्या बेनिफिट होगा, उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आरबीआई अच्छा खासा इंटरेस्ट देता है बैंक को। अब उल्टा बैंक को रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक को अपना इतना परसेंट ऑफ अमाउंट जो है आरबीआई के साथ रखना ही पड़ता है। तो ऐसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, मतलब आपको इतना पैसा लिक्विडेटेड फॉर्म में, मतलब गोल्ड में, जो मतलब इमीडिएटली अगर आप उसको बेचो तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपको ऐसे उसमें आपका पैसा रखना पड़ता है। तो आरबीआई जो है टाइम टू टाइम ये सारी जो चीज़ें कौन सी कितना परसेंट पे आपको रखना है, ये आपको आरबीआई डिफाइन करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये सारे जितने भी चीज़ें करता है आपके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, तो ये सारे के सारे आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है, इसमें आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो जाएगा, आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल्स। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव के बारे में, जिसमें मॉरल सुएशन आप बैंकों को बोलोगे, अगर उसके बाद भी आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारी अपनी चीज़ों को रिलैक्स कर दिया, लेकिन बैंक अभी भी लोन को सस्ता नहीं कर रहे, तो आरबीआई फिर क्या करेगा भाई, आंखें दिखाएगा ना क्वालिटेटिव। भाई मॉरल सुएशन भी आप सोचो, भाई हमें गरीबों को लोन देना है तो थोड़ा सस्ता कर लो भाई, तो मतलब आप मॉरल वाली बातें करोगे तो उसको बोलते हैं मॉरल सुएशन वगैरह। ठीक है, आप क्रेडिट रेशनिंग करोगे या फिर आप डायरेक्ट रेशनिंग नहीं आप कर रहे हो तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, बस लास्ट रिजॉर्ट तो यही बचा। तो दीज ऑल आर द क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मॉरल सुएशन हमने पढ़ा, ये किस में था, क्वालिटेटिव में। क्रेडिट रैशनिंग अगेन क्वालिटेटिव में, डायरेक्ट एक्शन क्वालिटेटिव में। तो आपका इसमें क्या बचा, आपका घूम फिर के सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इट्स क्वाइट ईजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट सिंपल मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपने आज 100 रुपये बैंक में जमा कराए, ठीक है, अगर आपने अब इसको यूज़ ही नहीं किया, अब आपने सिर्फ ऐसे ही 10 रुपये बोल दिए, लेकिन बैंक के पास अभी भी 90 रुपये है, 90 रुपये बैंक उसको कहीं और घुमाएगा और वहाँ से उसको 10% का इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब ऐसे करके मनी जो है कैसे मल्टीप्लाई करती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो इसका एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम पहले आंसर को देखने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिस्कल डिफेक्ट होता क्या है। इसका आंसर आप ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा, फिस्कल डिफेक्ट मैंने बोला है तो, बट हम फिस्कल डिफेक्ट होता क्या है ये पहले हम ये समझेंगे। फिस्कल डिफेक्ट जो होता है बेसिकली आपका जितना भी आपने खर्चा किया है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर के यहाँ पे स्पेलिंग जो है थोड़ा टाइपिकल टाइप आ गया है, तो इट्स आई। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें टाइपोग्राफिकल एरर होगा तो आप वो मैनेज कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो सबसे पहले आपका टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली आपका जो आपने सैलरीज, जो आपको देखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर में आपने सैलरीज दी है, सब्सिडीज दी है, तो ये सारे क्या आपका आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका कैपिटल भी आ जाएगा। इसमें दो तरह के, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कैपिटल में मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लोन्स में जो आपने पैसा यूज़ किया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो आपने खर्चा किया सैलरीज वगैरह देने में उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा ज़्यादा होता है टोटल नॉन डेट रिसिप्ट से। तो नॉन डेट रिसिप्ट कौन सी होगी आपकी, जैसे कि आपने टैक्स रिवेन्यू, जैसे आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, और ये आपका टैक्स रिवेन्यू है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे आपकी फीस, आपने इंटरेस्ट पे किया है वो। तो फिस्कल डिफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है कि फिस्कल डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डेप्ट रिसिप्ट्स। तो आप ये आप देखोगे तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो नाउ मूविंग है टू द नेक्स्ट। तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आपका करेक्ट इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो आपकी एक्सक्लूडिंग कर देते हैं बोरिंग। तो इसमें याद रखना, इसमें एक और चीज़ याद रखना, लास्ट में मैंने आपको इसमें दिखाया है कि इम्प्लीकेशन क्या है। इससे इम्प्लीकेशन क्या है, बेसिकली इससे क्या होगा, फिस्कल डिफेक्ट से अगर आपके मतलब फिस्कल डिफेक्ट का जो मतलब आपके खजाने में पैसों की कमी होना, आपके खर्च, आपको पैसा, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा, आपकी सैलरी कम है लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप कमा 100 रुपये रहे हो लेकिन आपके खर्चे 200 रुपये। अब आपको अगर आपके खर्चे 200 रुपये, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, फिर गवर्नमेंट के भी अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट बोरिंग। तो बेसिकली फिस्कल डिफेक्ट का मतलब क्या, अगर आपके खजाने में कमी हो जाएगी, आपके जीडीपी में नेगेटिव में जाएगा, तो उसको बेसिकली क्या होगा, आपको फिर लोन लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट।
फिजिकल डेफिसिट की जो अभी अब तक मैंने आपको समझाया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट। ऑब्वियसली ये ठीक है, लेकिन हम बाकी के स्टेटमेंट्स भी एक बार देखते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, द गवर्नमेंट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली मैंने भी आपको इसमें बताया कि इसके लास्ट के अगर आप इंप्लीकेशन देखो, लास्ट की जो लाइन लिखी है क्या होगा, बेसिकली सिंपल मतलब क्या है, इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट की बोरिंग। तो यहाँ पर भी हम इसी के साथ जाएंगे, सी स्टेटमेंट के साथ गवर्नमेंट्स की टोटल बोरिंग जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट आपकी इनकम पे नहीं लग रहा है जो, अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स वो आप डायरेक्ट आप दे रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट आप दे रहे हो, ठीक है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट दे रहे हो। अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी आप डायरेक्ट नहीं पे करते हो। आप कोई मार्केट में गए, आपने कोई गुड लिया, उसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, वो कंपनी वाले ने दिया। आप मतलब कुछ चीज़ों पे आप डायरेक्टली देते हो, कुछ चीज़ों पे आप इनडायरेक्टली भी देते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, जो जीएसटी है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात करते हैं कौन सा द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। इसको जो प्रॉफिट एंड अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। कि आप देखते हो ना लास्ट की जो फिगर्स आते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना कि हाँ मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ फिर बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसिस, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑब्वियसली सेल में से आप जो एक्चुअल आप जब कॉस्ट की जो गुड्स आपने सोल्ड किया उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट करोगे तो वही आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताती है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग ओनली बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, नो। इट इज अ लेजर अकाउंट यूज टू रेक्टिफाई ऑल एरर्स, नो। इट इज एन स्टेटमेंट शोइंग ऑल नॉमिनल बैलेंसेज, नो। तो फिर बचा क्या लास्ट वाला स्टेटमेंट, तो लास्ट वाले हम देख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटाइटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ऑब्वियसली इट इज ये कि एक पर्टिकुलर डेट में क्या है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी अगर आपको उसको कुछ भी, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ बिकॉज वी आर लैकिंग टाइम, ठीक है। तो आप इसको एक बार पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, revenue from the sale of product is ordinarily reported as a part of earning in the period in which कब होगा, जब हमने सेल करेंगे तभी तो होगा ना। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन, द सेल इज मेड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, तभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बिजनेस वुड मोस्ट लाइकली यूज अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम होता क्या है। तो लेट्स सी, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपके पास बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स हैं। अगर आप सपोज एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, वहाँ पे आप एक ही तरह का खाना हमेशा बना रहे हो और बेच रहे हो, तो उसमें कोई भी वैरायटी नहीं है, कुछ भी उसमें न्यू नहीं है, मतलब सेम चीज़ चल रही है। आप एक पिज़्ज़ा का फ्रोजन ब्रेड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो मतलब एक सेम है, वो मोनोटोनस है। लेकिन आप एक सपोज एक आपको हर एक कस्टमर की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम है कि उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। आप एक कोई कंस्ट्रक्शन का काम कि मुझे ऐसा घर बना कर दो, तो उसमें अलग चीज़ें यूज़ होंगी। आपने कहा मुझे ऐसा कोई कार्ड बना कर दो, ऐसा मेरा घर डिज़ाइन करो, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके सबकी अलग अलग यूनिक स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पहले कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करोगे, उसकी यूनिक जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है वो आप नोट डाउन करोगे, फिर उस हिसाब से बताओगे कि उसको एक यूनिक आईडी वगैरह दिया, फिर आप कौन सा उसमें मटेरियल यूज़ होगा, कितनी लेबर लगेगी, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें उसको डिटरमाइन करती है कि आपको चाहिए क्या। तो इसमें हम बेसिकली उसी में, तो ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, कस्टम प्रोडक्ट्स में। आपने कोई प्रोडक्ट बनवाया, कस्टमाइज़ कराया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में, आपने शादी का कार्ड बनवाया, आप कोई मैरिज उसको कैसे आपको ऑर्गेनाइज करानी है, किस लेवल पे करानी है, तो सारी चीज़ें जो है उस पर आ जाता है। तो नाउ ऑप्शन पढ़ते हैं, अ कंपनी दैट मेक फ्रोजन पिज़्ज़ा, सारे पिज़्ज़ा सेम ही है, तो उसमें क्या कस्टमाइज़ करा रहे हो, कुछ नहीं करा रहे हो। ब्रूवी, उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हो। प्रिंट शॉप दैट स्पेशलाइज इन वेडिंग इन्विटेशन, ऑब्वियसली कोई कहेगा मुझे ऐसा कार्ड देखो, आपके घर पे भी शादी के कार्ड आते होंगे, डिफरेंट आते होंगे, कोई बहुत ही एलिगेंट होगा, कोई एक सिंपल सा होगा, कोई सोबर सा होगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ। तो वो उस पर आप डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कस्टमाइज़ करा रहे हो। तो ऑब्वियसली फिर इसका आंसर क्या होगा, सी। नाउ मूविंग एट टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, G20 ग्रुप के बारे में अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 इज़ नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट बताना है, ये याद रखना। बहुत बार जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो आप इसमें से दूसरा आंसर सेलेक्ट कर दो। आप नॉट वर्ड पहले ही हाईलाइट कर लिया करो या फिर इसको सर्कल कर लिया करो। G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली अंडर लीडरशिप, बिल्कुल ठीक है।
G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85%, ये भी बिल्कुल ठीक है. इट इज़ फाउंडेड इन 1919, बिल्कुल ठीक है. G20 कंप्राइज एग्जैक्टली 20 सोवरेन कंट्रीज, नो. बल्कि इसमें तो आपका G20 का मतलब ये G20 प्लस यूरोपियन यूनियन, और तो अब तो बल्कि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुकी है. तो लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. नाउ अगेन मनी मल्टीप्लायर का आ गया. मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे होगा, 1:2. अभी हमने पीछे पढ़ा था 1 डिवाइड बाय कैश रिजर्व रेशो. तो ये भी अक्सर सेकेंड बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द गोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द प्लानिंग हैज़ नॉट एम्ड एट. ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी भी स्टार्टिंग में लिया था, तो आप इसको खुद इसको देख लीजिएगा. अब हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में. एमएसएमई में का बेसिकली मतलब क्या है. देखो, मैं इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, सीधा मुझे पता है एमएसएमई का मतलब क्या है. एमएसएमई 2020 में इसको रिवाइज किया गया. इसमें क्या होता है, 10 करोड़ तक की आपकी जो है आप इक्विपमेंट वगैरह को, टर्नओवर इसमें क्या होना चाहिए, 50 करोड़ का. 50 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज नहीं कर रहा है और आपकी 10 करोड़ तक की आपने मशीनरी प्लांटिंग ये सब लगा रखा है, तो आप मतलब एक एमएसएमई हो. तो इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़. ठीक है. अब बात करते हैं पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉर अंडर द कैटेगरी ऑफ. देखो, अब इसमें मेरे को सबसे पहले दिख रहा है कि ये इंटेंजिबल है. क्यों? क्योंकि आप क्या पेटेंट या कॉपीराइट को छू सकते हो? नहीं ना. आप कोई भी चीज़ों को जिसको आप छू नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिसको आप छू सकते हो उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं द कन्वेंशन ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेशन वैल्यू वेदर इट इज़ लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन ऑफ. अगेन ये प्रूडेंस का ही कॉन्सेप्ट है. तो प्रूडेंस में ये भी आता है कि जो भी आपको स्टॉक में एंट्री करनी है, मार्केट वैल्यू है या उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो भी उसकी चीज़ जो लोवेस्ट होगी, अगर उसकी मार्केट प्राइस लोवेस्ट है, आपको नुकसान हो रहा है तो आप वो एंट्री करोगे. अगर उसकी कॉस्ट प्राइस लोवेस्ट है तो वो आप उसमें एंट्री करोगे. तो इसको भी प्रूडेंस का ही एक सेकेंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कैपिटल बजट क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. तो लेट्स सी. सबसे पहले कैपिटल बजट हम देखेंगे. कैपिटल बजट में 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल रिसिप्ट्स में मतलब आपको सारे के जो पैसे मिल रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स में मतलब आपको जो लोन मिल रहा है, आपने लोन लिया वो आपको कैपिटल बनाने के लिए लिया. ठीक है. आपने कोई अपनी एक कंपनी बेची तो आपको पैसा मिला. आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, सपोज गवर्नमेंट बहुत सारी जो कंपनीज है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है. मतलब मेरी ही एक कंपनी थी, मैंने उसको बेच दिया, किसी और को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेसिकली आप ये बोल सकते हो. तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो उससे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा बहुत सारा. हम नौ बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कि आपने जो पैसे आपको आया, आपने उससे कुछ और खरीद लिया. तो मतलब आपने कुछ खर्चा करा, लेकिन क्या करा खर्चा, आपने कैपिटल बनाने के लिए, अपना एक एसेट बनाने के लिए किया. ठीक है. आपने लोन लिया, उस लोन को रीपेमेंट कर दिया, तो ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया. ठीक है. तो कैपिटल जो बजट होता है आपका इज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मैनेजमेंट में भी आता है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं इस पर. तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बोला गया है साफ कि इसमें से कौन सा इंक्लूडेड होता है. ठीक है. इसमें बताना है कौन सा इंक्लूडेड है. तो फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड एंड मशीनरी. ठीक है, बिल्कुल हम इस पर खर्च कर रहे हैं. लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन. ठीक है, फॉरेन से पैसा हमें मिल रहा है, लोन हमने रिसीव किया है, तो ये हमारा कैपिटल क्या बन रहा है, कैपिटल रिसिप्ट बन रहा है ना. ठीक है. फिर लोन एंड एडवांसमेंट ग्रांटेड टू यूनियन एंड स्टेट्स. तो ये सारे के सारे आपके क्या बन रहे हैं, आपके कैपिटल बजट का पार्ट है. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सी. ठीक है. ना बात करते हैं नेक्स्ट. हाँ, विच एक्शन और एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अ परसिस्टेंट बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट का अगेन एक क्वेश्चन आ गया, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है. ये गवर्नमेंट जो एग्जाम है ना, यूपीएससी में, ये इनको कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सबसे बहुत प्रेम है. मतलब इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको पहले इसका ये पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है. अगर आपका बजट डेफिसिट है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो रिवेन्यू है तो उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अब रिवेन्यू आप इंक्रीज़ कैसे करोगे, लोन बढ़ाओगे, अपना जीएसटी और ज़्यादा करोगे, फीस बढ़ा दोगे, या फिर अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच दोगे, तो उससे आप अपना रिवेन्यू बढ़ाओगे. या फिर क्या करोगे, आप अपने खर्चों को कम करोगे. सब्सिडीज़ जो आप गवर्नमेंट जो आपकी सिलेंडर्स पर या आपकी एलपीजी पर या फिर फर्टिलाइजर्स के लिए ये सारी जो सब्सिडीज देती है उसको रिड्यूस करोगे. या फिर अपने जो भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है उसके जो खर्चे है उसको कट शॉर्ट करोगे या पोस्टपोन करोगे. तो यही आप चीज़ करोगे. ठीक है. तो इसमें आपको फिर बेसिकली इसमें आप जो क्वेश्चन है इसमें आप देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं. सबसे पहले रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली अपने खर्चे को कम करोगे.
रिड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, न्यू वेलफेयर स्कीम लेकर आओगे तो भैया आपको खर्चा और ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो आपको गलत हो जाएगा। अब देखो सेकंड यहाँ पर है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, बी काट दो, डी काट दो, आंसर क्या बचा, या तो ए या सी। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, ऑब्वियसली मैंने कहा था सब्सिडीज को कम कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फोर्थ मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट, what is or are the purpose or purposes of the government sovereign gold bond एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है। मतलब अपना आप सोना लो, मिनिमम आपको जो है 1 ग्राम आपको सोना जो है बैंक के हाथ रखना होगा। बैंक आपको सोने के ऊपर 2.25 से लेकर 2.5% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट पे करेगा और उस सोने को पिघलाकर अपनी करेंसी में रिसाइकिल करेगा। तो इससे क्या होगा, हमें गोल्ड इंपोर्ट्स जो है हमारे कम हो जाएंगे। तो यही आपकी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विन इंडियन हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास घर में बेकार सोना पड़ा है उसको हम अपनी इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होगा, इंडिया का जो फॉरेन इंपोर्ट्स है गोल्ड का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ नॉट एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट एंड प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉस इज फॉलोड ड्यू टू दी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था बार बार, प्रूडेंस के ऊपर बहुत प्रेम है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट कौन सा जिसको आप छू नहीं सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग छू सकते हो भाई, घर में आप रह रहे हो। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट से कुछ भी गोल्ड खरीदा, कुछ भी खरीदा है, ये भी आपका इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है, आप इसको छू सकते हो। डेटर्स आपके, फिर आप गुडविल, क्या आप गुडविल को छू सकते हो, क्या आपकी जो गुडविल है या फिर रेपुटेशन है उसको आप छू सकते हो, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इफ द total of the debt side of a trial balance exceeds the total of credit side, the difference is placed in the, कौन से में, सस्पेंस अकाउंट इसको हम बोलते हैं। तो किस में होगा, एक होता है क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंड अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंड या फिर कैपिटल या फिर प्रॉफिट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सिडबी। सिडबी बैंक बेसिकली क्या होता है, आपके जो रीफाइनेंस करता है स्ट्रक्चर्स को, मतलब जो आपके ऑलरेडी जो लोन्स है उसको रीफाइनेंस करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो MSME को, जो जितने भी आपके MSME होते हैं, माइक्रो स्मॉल मिडल एंटरप्राइजेस, तो उनको ये रीफाइनेंस करता है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पहले रिवेन्यू रिसिप्ट अगेन पता होना चाहिए क्या होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट आपका होता है कि आपको जो टैक्स में रिवेन्यू है और नॉन टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन। तो टैक्स रिवेन्यू में आपने जो टैक्सेस को रेज किया, आपके जैसे कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, जो GST हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारे आपके टैक्स रिवेन्यूज जो आपको टैक्स से पैसा आ रहा है। और फिर नॉन टैक्स में मतलब आपने कोई लोन, स्टेट्स को लोन दिया, वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। आपने कोई पेनल्टीज़ लगाई, उसके आ गया। जो आपने जो आपके जो कंपनीज़ है या फिर आपके जो PSUs है उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, उन सबको हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम नाउ अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ, नॉन रिसिप्ट क्या है। इनकम टैक्स ऑब्वियसली आपको आ रहा है, GST भी आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड टू द लोन गिवन टू द ऑब्वियसली आ रहा है, रिकवरी ऑफ लोन हमने कहीं नहीं पढ़ा उसमें, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन का जो उसका पैसा, तो डी आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द कंडीशन विच, देखो इसमें बात कर रहे हैं आपका इन्फ्लेशन के बारे में। तो आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमारे चारों टाइप की इन्फ्लेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले डिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन में आपके जो पैसे जो प्राइसेस है वो बहुत गिर जाते हैं, इन्फ्लेशन में हाई हो जाता है। और नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में 12 क्वार्टर तक, मतलब एक साल तक जो है एवरी 12+ क्वार्टर तक आपका GDP जो डिक्लाइन कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हाई है। और लोग, जब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई होगी तो लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका रिसेशन आ जाएगा। फिर बात करती हूँ हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम हाई सर्च हो गई है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है और लो ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो और हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन के कुछ और भी होते हैं जो हम देखते हैं कि कुछ टाइप की और भी इन्फ्लेशन होती है, जैसे कि आपकी डिमांड पुल, आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश में क्या होता है कि आपने उसको बढ़ाए जा रहे हो, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी।
बिल्ट इन, आपने बिल्ट इन इन्फ्लेशन कर दिया। फिर स्ट्रक्चरल, मतलब आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर रिजिडिटी आ रही है, ठीक है, बॉटलनेक आ रही है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सप्लाई चेन इशू आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपको नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द कंडीशन where the rate of inflation is high and the rate of economic growth is low and unemployment is high। तो इसमें क्या होगा आपका, स्टैगफ्लेशन जो हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे अच्छा, हमने ऑलरेडी इसको कवर किया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पीछे भी पूरा का पूरा पढ़ा है। तो आप मुझे इसमें बताओगे इसका क्या होगा, लीगल फीस इनकर्ड टू एक्वायर अ पेटेंट, ठीक है, या फिर रिपेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग। रिपेयर्स आपको मैंने कहा था कि जब भी होंगे बहुत लार्ज स्केल पे होने चाहिए, तो रिपेयर्स ऐसे छोटे मोटे रिपेयर्स नहीं, एग्जिस्टिंग पे करें। अगर ये बोलते हैं रिपेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग पे हम जो सीमेंट विमेंट लगा के उसको हम नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एरर वेयर ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ जर्नल इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द बैलेंस एज पर द कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक मस्ट बी। तो आप उसको क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे ना उसको फ्रॉम द कैश बुक से, तो बी आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू असर्टेन दी, ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, तो बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देखो, कमर्शियल पेपर्स हमारे पास होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हमारे पास होते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी हमारे पास होते हैं, टर्म लोन फ्रॉम द बैंक ये हमारे पास नहीं होता, तो ये आपका डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनी मार्केट में नहीं होता, वो कैपिटल मार्केट में होता है। नाउ विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग दी जीडीपी। जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, नीति आयोग करेगा, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग कमीशन जीडीपी थोड़ा कैलकुलेट करता है, आरबीआई भी नहीं करता भाई, आरबीआई के पास इतना कोई फिलहाल टाइम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं करती, आपका एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर आता है ये। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्ट का मतलब अपनी ज़मीन आपने बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, अपना बिजनेस आपने बेच दिया, अपनी फैक्ट्री बेच दी, मतलब आपने आपका अच्छी खासी चलती हुई बिजनेस की फर्म थी अपनी, आपने उसको बेच दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्ट, मतलब सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, आपने अपनी जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर यूज टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कौन कौन से फैक्टर्स पे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो नो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली येस, तो सी इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका नॉलेज, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस पर भी आपका कैलकुलेट होता है। Which of the following aspect is not covered in a typical financial audit? तो फिर टिपिकल फाइनेंशियल ऑडिट में ये क्या कवर नहीं होता, एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा, आपके अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन होता है, वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी बिल्कुल करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट पर्सन बिल्कुल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, भाई वो तो भाई ऑडिट करना है, वो आपकी प्रिपरेशन क्यों करेंगे बुक ऑफ अकाउंट की, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ फंडामेंटल टू गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फंडल है, एक्सेसिव रिलेवेंस ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, yes, segregation of duty is very important and it is a fundamental. Next question, which one of the following is not a fundamental principle of insurance? कौन से नहीं है, तो पहले आपको सारे होते कौन से, पहले आपको ये पता होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले एटमोस्ट गुड फेथ, आपको मतलब पूरी ऑनेस्टी और डिस्क्लोजर करना चाहिए बोथ पार्टीज को। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल स्टेक इन द उसमें होना चाहिए आपका। इंडेमिनिटी, आपका प्रॉक्सिमेट कॉज, सेब्रोगेशन मैंने 2 बार लिख दिया, उसको 1 बार छोड़ देना। फिर आपका कंट्रीब्यूशन और लॉस मिनिमाइजेशन, ठीक है। लॉस मिनिमाइजेशन मतलब आपको आप इंश्योर मस्ट एंड प्रोटेक्ट, या आप एक बार देख लेना पूरा का पूरा, ठीक है। आपको जैसे आप उसको करोगे, आप कंट्रीब्यूशन मतलब आपको जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिला आप उसको शेयरिंग करोगे। सेब्रोगेशन का मतलब इंश्योरेंस का राइट है कि आफ्टर पेइंग क्लेम, ठीक है, उसको क्लेम मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और प्रॉक्सिमेट डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट रीजन फॉर लॉस, ठीक है। तो इसमें तो आपको एटमोस्ट पढ़ लिया हमने, इंश्योरेबल पढ़ लिया, सेब्रोगेशन पढ़ लिया, लीगल टेंडर पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज इंश्योरेंस इंश्योरेंस इम्प्लाइज दैट द इंश्योरेंट विल बी कंपनसेटेड क्या होगा उसको, क्या बियॉन्ड एक्चुअल लॉस नहीं, बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रीमियम पेड नो, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस सफर्ड नॉट एक्सीडिंग द पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंश्योरेंस टर्म रेफर्स टू द लीगल ट्रांसफर ऑफ राइट
एंड रेमेडीज फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड। तो क्या हो जाएगा, सैब्रोगेशन। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे कर लिए। मैं अभी इस पे एक शॉर्ट वीडियो और लेकर आऊँगी रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स या जो भी इकोनॉमिक्स के कवर होंगे वो मैं सारा इसमें फटाफट से कवर कर दूँगी। ठीक है, टिल देन सी यू टुमारो। मैं कल 2 वीडियोस लेकर आऊँगी। एक तो इसके कुछ मैं आपको कल ही अपडेट करती हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है।